Assalamu alaikum students, welcome to my lecture Physics second year. Hope so you will be fine, feeling well. उम्मीद यही है कि लास्ट लेक्चर्स आपको काफ़ी समझ आ गए होंगे, चाहे वो प्रीवियस चैप्टर्स हो या प्रीवियस टॉपिक्स हो इसी चैप्टर के। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा, न्यूक्लियर फिजन पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे पास। उसी से रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट बिल्कुल उसी तरह है कि न्यूक्लियर, तो हमें पता है कि हम किसी चीज़ को कहते हैं कि अगर हम जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में तो इसका मीन्स है न्यूक्लियर, मीन्स हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जब भी बात करते हैं। फ्यूजन, जैसे हमने फिजन को डिफाइन किया तो उसी तरह फिजन को भी हम कहते हैं फिजन। ये फ्यूजन है, वो फिशन है। फिजन हमारे पास ये था कि अगर एवी लाइटर को हम दो डॉटर या दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर ले, वो हमारे पास फिजन था। फ्यूजन इसके रिवर्स मेथड है कि अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज कर ले, मिलाए और हमें एक एवियर न्यूक्लियाई मिले, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। कि दो स्मॉल पीसेस को अगर आप एक साथ कर लो तो एक बड़ा चीज बनेगा, वो फ्यूजन है हमारे पास। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो हम न्यूक्लियस की बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियस में हम ऐसा काम कर ले, अगर दो न्यूक्लियाई को हम फ्यूज कर ले, इंटरेक्ट कर ले, एक साथ कर ले, तो एक एवी न्यूक्लियाई हमें मिलेगा, ये फ्यूजन है। तो फिशन के टोटली रिवर्स फेनोमेना है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमारे पास इसका सिंपल डेफिनेशन है कि टू लाइटर न्यूक्लियाई, कि दो लाइटर न्यूक्लियाई हो, इट इज फ्यूज्ड। फ्यूज मीन्स एक साथ करना, जमा करना, ऐड करना। फ्यूज टू फॉर्म अ एवियर न्यूक्लियाई। एक तो ये है कि जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो एक एवियर न्यूक्लियाई बनेगा हमारे पास। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। वहां पर भी एनर्जी था कि अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर इसको स्प्लिट करता है दो लाइटर में, प्लस इसमें एनर्जी इमिट होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी। बिल्कुल सही कहा हमने लास्ट लेक्चर में भी। लेकिन उस एनर्जी को अगर हम यहाँ पे जो एनर्जी होगी उससे कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो काफी लार्ज एनर्जी होगी न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो ये अपोजिट टू हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिशन के ये बिल्कुल अपोजिट मेथड है, रिवर्स टू द न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे कि हमने एनर्जी की बात यहाँ पर की कि कितनी एनर्जी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास, अगर पर यूनिट मास हम इसको कंपेयर करते हैं मास के हिसाब से या पर यूनिट मास, कि हर यूनिट मास पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सो एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इन न्यूक्लियर फ्यूजन, कि जो एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास है इन न्यूक्लियर फ्यूजन, इज मोर देन, ये बहुत ही ज्यादा है, काफी ज्यादा है, देन द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इन न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फिशन, कि जो एनर्जी रिलीज्ड होगी पर यूनिट मास न्यूक्लियर फ्यूजन में इज मोर, ये काफी ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इन न्यूक्लियर फिजन, कि न्यूक्लियर फ्यूजन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होगी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज्ड होगी एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। अब यहाँ पर हम सिंपल देखते हैं कि अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं, अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं तो क्या होगा। अब जैसे कि हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब हमारे पास है हाइड्रोजन,
ये हमारे पास कौन से आइसोटॉप्स है, ये हम काफी बेहतर आइसोटॉप्स में कर चुके हैं। अब यहाँ हमारे पास सिंपल आइसोटॉप्स है। अब जैसे कि हमारे पास अगर हम ये लेते हैं, ये हमारे पास एक आइसोटॉप है ड्यूट्रियम, ये हमारे पास एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का ट्राइट्रियम। हमने 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। तो अगर हम 2 आइसोटॉप्स ले रहे हैं हाइड्रोजन के, तो हमें क्या मिलता है? क्या हमें हीलियम न्यूक्लियाई मिल सकता है? क्या हमें एनर्जी मिल सकती है? ये सिंपल एक इक्वेशन है। अब इसको आप इस तरह समझ लें कि जैसे कि हमारे पास है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम मीन्स हमारे पास, आप यूँ समझ ले कि एक हमारे पास ड्यूट्रियम है और एक हमारे पास ट्राइट्रियम है। इनको अगर हम फ्यूज़ करते हैं, इनको अगर हम मिलाते हैं, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें आउटपुट में एक हीलियम न्यूक्लियाई मिलेगा, एक हमारे पास न्यूट्रॉन मिलेगा, प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पॉइंट का ये मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस ये है कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करना। अब यहाँ ने 2 आइसोटोप्स लिए हैं हाइड्रोजन के, इनको जो हम फ्यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीलियम न्यूक्लियाई मिलता है, प्लस एक न्यूट्रॉन मिलेगा, प्लस एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में कहा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज होना, इमिट होना, जिसमें हम Q की वैल्यू प्लस लेते थे। अगर ये माइनस था तो हम कहते थे कि एब्जॉर्ब करना। चूंकि ये न्यूक्लियर हमारे पास फ्यूजन है, फ्यूजन में हमने ये भी कहा कि ऑलरेडी के लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। इसी तरह अगर हम इसको पर न्यूक्लियन देखें, सो 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन हमारे पास कहाँ पर रिलीज होगी? जब हम बात करते हैं फ्यूजन की। अब फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, अगर पर न्यूक्लियन हम बात कर ले, या न्यूक्लियन का मतलब पर न्यूक्लियन मीन्स अगर पर मास नंबर, पर ए अगर हम बात करते हैं पर न्यूक्लियन, तो इसमें पर न्यूक्लियन जो है हर एक न्यूक्लियन पे 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर जब हम बात करते थे फिजन की, वहां पर न्यूक्लियन 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती थी। तो यहाँ पर भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो ज्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज हो रही है? वो फ्यूजन प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एक पॉइंट इसमें यह है कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस फ्यूजन। फिशन के बनिस्बत अगर इनको हम कंपेयर कर ले, फ्यूजन का जो प्रोसेस है, इस फ्यूजन का प्रोसेस प्रोड्यूस करना, पैदा करना, इसको करवाना, ये काफ़ी मुश्किल है एज कंपेयर टू द फिशन। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज ऑफ लार्ज रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जब कोई चीज़ रिपेल कर रहा है, आप उसको जुड़ाना चाहते हो, आप उसको फ्यूज करना चाह रहे हो, लेकिन वो रिपेल होते जाएंगे तो उसको पैदा करना, प्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए जो फ्यूजन प्रोसेस है वो काफ़ी मुश्किल है एज कंपेयर टू फिजन प्रोसेस। वो क्यों? वो देखते हैं। एक रीज़न तो ये है कि फर्ज करें हमने कोई भी एक न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि एक न्यूक्लियस है हमारे पास। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल चार्ज है, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियन की हम बात करते हैं। तो अगर हम जब भी बात करते हैं, जैसे कि हमने हीलियम की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं इसमें कि 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है। अब फर्ज करें 2 प्रोटॉन है हमारे पास, एक प्रोटॉन ये है,
एक प्रोटॉन, ये है 2 प्रोटॉन। अब ये है न्यूक्लियस में, तो ये दोनों तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो क्या जब सिमिलर चार्जेस हो, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी सिमिलर चार्जेस हो दे विल रिपेल ईच अदर, जब भी अपोजिट चार्जेस हो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार्जेस है, चूंकि वो प्लस प्लस है, 2 प्रोटॉन है, अब दोनों हमारे पास क्या है, ये प्लस प्लस में, तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, रिपेल रिपेल रिपेल। ये एक दूसरे को इतने रिपेल करते हैं कि इनके दरमियान एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर कितना, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये इतने एक दूसरे को रिपेल करते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज रिपल्सिव फोर्सेस। तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस है। तो ये इतने दूर जाते 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 कि इनके दरमियान एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो हम तो यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को फ्यूज कर ले, कि जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियाई है उनको हम फ्यूज करके हमें एक हेवियर न्यूक्लियाई मिले जिसको हम फ्यूजन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये रिपेल होते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं इनको हम फ्यूज कर ले, लेकिन फ्यूज कैसे करेंगे जबकि ये रिपेल होते जाएंगे। इसलिए जब ये एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करता है 400 किलो वोल्ट, मतलब एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन इससे रिपेल होकर फर्ज करें यहाँ तक आ गया, तो ये इतना रिपेल हो गया कि इनके दरमियान जो एनर्जी है, जो रुकावट है, पोटेंशियल बैरियर है, वो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो अब इनको एक साथ करना, इंटरेक्ट करना, आपस में लाना, क्योंकि हमें इनको मिलाना है, फ्यूज करना है। तो जब इसको फ्यूज करने के लिए, इस रिपल्सिव फोर्सेस को खत्म करने के लिए, अब जैसे कि ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं। हमें इनकी अपोजिट चाहिए कि ये और ये एक दूसरे की तरफ आ जाए। इसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये हाथ आप देख रहे हैं कि ये फर्ज करें मैं वर्क डन इन पे कर रहा हूं, तो मैंने इनको यू करने होंगे कि या फिर ये आपस में इंटरेक्ट कर ले, फ्यूज कर ले। तो ये यहाँ से इनकी रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट हमने काम करना होगा, काम करने से इनको फ्यूज करना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, बाइंड रखना होगा, जिसके लिए हमें वर्क डन करना होगा। ये वर्क डन कितना करना होगा, ये वर्क डन हमें कम से कम ग्रेटर देन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना होगा, क्योंकि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर बन चुका है। तो आप उससे ज्यादा वर्क डन करोगे कि ये आपस में इंटरेक्ट कर जाए, तो इसके लिए हमें वर्क डन करना होगा। जब हम वर्क डन करेंगे, इन यहाँ पर फिर हम 2 चीजों की बात करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक हम टेम्परेचर की बात करते हैं। वर्क डन हमने इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर या प्रेशर के बारे में करना होगा कि देयर विल बी ह्यूज टेम्परेचर एंड ह्यूज प्रेशर। जब टेम्परेचर हम हमेशा इंक्रीज करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे कि चार्जेस है, पार्टिकल्स है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मींस फ्लो होना, मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आता है। तो हमने यहाँ पर वर्क डन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इसमें होगा। तो जब हम वर्क डन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो जब हम इन पे वर्क डन करेंगे, तो जैसे वर्क डन करेंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता जाता है। तो हमने इनको वापस इंटरेक्ट करना होगा, तो इसके लिए इतना वर्क डन करना होगा। तो आप खुद सोच ले, वहां पर हमने सिर्फ पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करके इनको 2 लाइटर न्यूक्लियाई में हमने स्प्लिट किया है। ये एक प्रोसेस था हमारे पास उस फिशन का। यहाँ पर हम उनको इंटरेक्ट करके, फ्यूज करके,
फ्यूज करके एक एवियर न्यूक्लियाई बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फ्यूज कैसे करेंगे जब भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स है, तो उसके लिए वर्क डन करना होगा। तो ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है एज कंपेयर टू more difficult to produce fusion because of large repulsive forces। एक पॉइंट इसमें ये हुआ, तो इस तरह इनको फ्यूज कराना है, इंटरेक्ट कराना है। The temperature of order dash is required for fusion to induce। इनको हमने इंड्यूस्ड कराना है, फ्यूज कराना है, तो हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर बढ़ाना होगा, या हम कहते हैं कि वर्क डन इन पे कराना होगा। तो वो वर्क डन से मैंने कहा कि हमें टेम्परेचर इंक्रीज कराना होगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है वो हम देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर 10 पावर 8 केल्विन इज रिक्वायर्ड। टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 पावर 8 केल्विन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन टू इंड्यूस्ड। कम से कम 10 पावर 8 केल्विन मींस ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इनको फ्यूजन कराने के लिए, इनको फ्यूज कराने के लिए। तो ये सिंपल हमारे पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इंड्यूस्ड फ्यूजन बाय हाई टेम्परेचर, कि अगर हमारे पास इतना हाई टेम्परेचर चाहिए कि हम इनको इंड्यूस्ड कराए, फ्यूजन प्रोसेस कराए, इसको हम कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। थर्म मींस हीट, टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर की हम बात करें, जो इतना हाई टेम्परेचर कि हम इनको फ्यूज कर रहा है, फ्यूजन इंड्यूस्ड कर रहा है, फ्यूजन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूजन पैदा कर ले, फ्यूजन कर ले। जब करेंगे इस हाई टेम्परेचर पर, उसे हम थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास हीलियम है, एक बेरिलियम है। अब आप समझ लें कि एक लाइटर न्यूक्लियाई है, एक लाइटर न्यूक्लियाई है। इन दो लाइटर न्यूक्लियाई को जब हम फ्यूज करते हैं तो हमें एक एवियर न्यूक्लियाई मिलता है, जैसे कि हम कहते हैं हमें कार्बन मिल जाता है। तो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक और न्यू न्यूक्लियाई या एवियर न्यूक्लियाई का मिल जाना, इसको भी हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमने दो स्मॉलर को ऐड कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, हमें कार्बन मिला। लेकिन एक चीज इसमें है, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूं कि अगर हम एक तराजू की बात करते हैं, अब यहां पर हमने इन दोनों को ऐड कर रहा है, तो यहां पर हम कहते हैं कि जो हीलियम है हमारे पास और जो बेरिलियम है हमारे पास, उनको रखा जाता है। यहां पर इनसे जो कार्बन रखा है, हमने जो कार्बन बना है, इसको फ्यूज करके जो कार्बन बना है वो हमने यहाँ पर रखा है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो कार्बन है, ये इसका वजन इस पे ज्यादा होगा, ये कार्बन जो है ये कार्बन ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मींस कार्बन यू हो जाएगा, हीलियम बेरिलियम का मास वजन में ये नीचे हो जाएगा, कार्बन ऊपर हो जाएगा। क्यों? ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब इन कसम को हम ये जो है हम इनको मींस मिलाकर हमें जो नया चीज मिलता है, उस नए चीज का मास हमेशा ज्यादा होगा। जिनको हम सम करते हैं, इस मास इज ऑलवेज लेस देन द दिस मास। वो क्यों? क्योंकि इसको हम नाम देते थे मास डिफेक्ट का। किन दोनों के मासेस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वही चीज इसमें भी है कि मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट क्यों होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि E इज इक्वल टू चेंज इन mc²। कि जब इनको हम फ्यूज करेंगे तो हमें पता है कि फ्यूज करने से जो नया न्यूक्लियाई आपको मिलेगा, न्यू एलिमेंट आपको मिलेगा, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब इसको फ्यूज करते हैं तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास मास है ये चेंज हो जाता है किस चीज में, ये एनर्जी में चेंज हो जाता है। एनर्जी में चेंज होना, जब एनर्जी यहाँ पर आए कि लाज़मी बात है इसका मास बढ़ जाएगा, ये आपको कम नजर आएगा। तो इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि हम कहते हैं कि इट इज mass and energy is interconvertible, it is converted into energy। तो ये सिंपल कुछ पॉइंट्स थे इस बारे में।
अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, कि अगर हम सन की बात कर ले उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास क्या है। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फर्ज कर ले, अब ये हमारे पास क्या है, ये एक सन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अर्थ है। और हमें पता है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता जा रहा है, सन एक पॉइंट पे, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है किस तरह से, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये सन है। अब सन में हमें पता है कि एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, कि अगर सन में हम सिर्फ एक पार्ट ले ले, एक छोटा पार्ट ले ले, जिसको हम कहते हैं कि एक छोटा एरिया हम ले ले 1 मीटर स्क्वायर का, ये एक छोटा एरिया 1 मीटर स्क्वायर 63 मेगा जॉल पर सेकंड की एनर्जी रिलीज करता है। ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया 63 मेगा जॉल पर सेकंड एनर्जी रिलीज करता है। तो आप खुद से सोचे कि अगर हम कंप्लीट सन की बात करेंगे तो वो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। अगर यही पे हम अर्थ पे अगर हम देखते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर अर्थ पे हम देखते हैं तो उस पॉइंट पे कितनी एनर्जी जो है हमारे पास सन से आती है, कितनी एनर्जी आती है, कम से कम 1367 जॉल पर सेकंड, मींस 1367 जॉल पर सेकंड की एनर्जी रिलीज होती है, रिसीव होती है अर्थ के सरफेस पर। तो ये सिंपल एक पॉइंट था सन के बारे में। अब हम देखते हैं कि सन की जब हम बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास क्या है। सन में हमारे पास होता है हाइड्रोजन, एक तो हमारे पास इसमें होता है हाइड्रोजन, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हमारे पास क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, मीन्स इसमें 75% हमारे पास हाइड्रोजन होता है, 25% हमारे पास क्या होता है, हीलियम होता है। मीन्स दो चीज तो हमें समझ आ गई कि इसमें जो फ्यूजन होगा वो हाइड्रोजन और हीलियम का ही होगा, ये हमें तो पता चल गया। दूसरी बात यह है, सन कंटिन्यूसली जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जिसके हम पता है कि कंटिन्यूसली मुसलसल एनर्जी क्रिएट करता है, जनरेट करता है, किस फॉर्म में, इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, कि इससे हमें हीट भी मिलती है, इससे हमें लाइट भी मिलता है। दूसरा पॉइंट, द सन फ्यूजेस, ये कितनी मींस एनर्जी जो है ये फ्यूज करता है, द सन फ्यूजेस 500 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर सेकेंड, मीन्स हर एक सेकेंड में हाइड्रोजन को जब वो फ्यूज करता है, जो आउटपुट हमें मिलता है, मीन्स हर एक सेकेंड में हाइड्रोजन का फ्यूज होना, इट फ्यूजेस 500 मिलियन मीन्स 10 लाख, मेट्रिक टन, एक टन में 1000 kg आता है। तो इससे आप सोच ले कि कितनी बड़ी हमारे पास अमाउंट है कि द सन फ्यूजेस 500 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो कितने हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, 500 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन पर सेकेंड। तो इससे भी अंदाजा हो सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर ऑफ इट्स कोर, सन का जो ये कोर है, इस कोर का जो ऊपर का ऐसा जो कोर है इसका या सरफेस है, कोर मींस इसका जो हमारे पास पूरा कंप्लीट कोर है, जैसे कि फुटबॉल, कहते हैं इस पूरे फुटबॉल का टेम्परेचर क्या है, या फिर हम कहते हैं कि फुटबॉल के ऊपर जो इसका सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर क्या है। तो इसका जो कोर है, कोर का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ इट्स कोर इज अबाउट 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके कोर का जो सिर्फ टेम्परेचर है वो है 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर ऑफ सरफेस, इसका जो सरफेस है, सरफेस पर कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर है सरफेस पर 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका सरफेस पे टेम्परेचर होगा। कि अगर हम सिर्फ सरफेस की बात करते हैं 5 मिलियन बहुत ही बड़ा टेम्परेचर है, तो ये सिर्फ इसके सरफेस पर है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो सिंपल प्रोसेस है कि अगर हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, जो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम में जो फ्यूजन होता है वो हम देखते हैं। अभी लास्ट पार्ट देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन में हमारे पास, वो ये है कि फर्ज करें अभी हम ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, इनमें जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन में वो क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब इसको देख, इसका जो चार्ज नंबर है वो 1 है या नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो इसलिए इसको हम जो पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन का प्रोटियम, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर ही 1 है, तो प्रोटॉन ही बना। तो अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन को फ्यूज करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें एक नया आइसोटोप मिलता है, नया पार्टिकल मिलता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हमारे पास क्या होता है 2 1, 1 1 क्या होता है प्रोटॉन, 3 1 क्या होता है ट्राइट्रियम। ये 3 आइसोटोप्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये हमारे पास है 3 1, ये ट्राइट्रियम है। तो हमारे पास हम दो प्रोटॉन को जब फ्यूज करते हैं हमें ड्यूट्रियम मिलता है प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी हम रिलीज करते हैं, हम इतनी एनर्जी हमें मिलती है। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, फिर इसी ड्यूट्रियम को इस प्रोटॉन के साथ फ्यूज किया करते हैं। अभी हमारे पास देखो 2, हमारे पास क्या है ड्यूट्रियम, हमारे पास देखिए 1 1 मीन्स 1 प्रोटॉन है, 1 हमारे पास है, तो 1 1 हमारे पास क्या है प्रोटॉन। तो जब एक ड्यूट्रियम और प्रोटॉन या प्रोटियम को फ्यूज करते हैं तो हमें एक हीलियम न्यूक्लियाई मिलता है। और हमें पता होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स उसकी वैल्यू सेम होती है, जैसे कि प्रोटॉन नंबर 1 1 2 2 1 3 ये सेम होने चाहिए, तो ये सेम है। तो हीलियम प्लस एनर्जी का रिलीज होना। फिर हम क्या करते हैं, इसी हीलियम को इस हीलियम के साथ, इसी हीलियम को इस हीलियम के साथ जब फ्यूज करते हैं तो हमें हीलियम प्लस प्रोटॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए 3 3 6 4 1 1 6 रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मास नंबर सेम, प्रोटॉन नंबर चार्ज नंबर 2 2 4 2 1 1 4, तो दोनों साइड में ये इक्वल होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि देखिए 3 और 3 हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, मींस यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। 6 हाइड्रोजन्स टेक्स पार्ट इन दिस रिएक्शन। इन 6 हाइड्रोजन्स में 4 हाइड्रोजन हमें हीलियम बना के देता है, बाकी 2 जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज अ 2 आर सरप्लस हाइड्रोजन, मींस ये हमें और न्यूक्लियाई या ये हमें प्रोटॉन प्रोवाइड करता है प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये सिंपल प्रोसेस है जो रिपीट होता जाता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसमें जो है 2.25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी जो है वो हमें मिलती है, इतनी एनर्जी मतलब जनरेट होती है, पैदा होती है। अगर इसको हम पर न्यूक्लियन देके एट अ रेट ऑफ 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हमें 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है। तो अगर एक न्यूक्लियन में इतनी एनर्जी जनरेट होगी तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इसका ये मतलब है कि टोटल एनर्जी विल बी बहुत ही हाई एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी, क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिसीव्ड, रिलीज्ड। तो ये रहा हमारे पास सिंपल न्यूक्लियर फ्यूजन के 2 स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाना, ये सिंपल फ्यूजन का काम है। इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, साथ साथ इनको हमने फ्यूजन के साथ कंपेयर करते रहे विद टेम्परेचर, विद काइनेटिक एनर्जी, विद एनर्जी हमारे पास, हम इसको कंपेयर करते रहे। इसमें हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस क्यों थे, ये क्यों मुश्किल है
न्यूक्लियर फिजन के बनिस्बत वो पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। इसी तरह इसमें मास डिफेक्ट है, इसमें वर्क डन करना होगा, वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन की बात करते हैं तो हमने ये भी कहा कि इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, कितने परसेंट्स है। इस सन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा कि इसमें टेम्परेचर क्या है, इसके कोर में, इसके सरफेस में टेम्परेचर क्या है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कितने टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर सेकंड फ्यूज करता है। इसी तरह इसके जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है रिपीट होता जाता है कि किस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम में फ्यूजन होती है, जिससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है, जनरेट होती है, वो भी हम कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। उम्मीद है ये लेक्चर आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।